आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके लिए लाया हूं लाइव नशरियात। और लाइव नशरियात में मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे बात की जाती है। आवाम की बात आवाम से लेके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और आज आवाम की बात में सबसे पहले हम सवाल ही नहीं उठा रहे, हम बात कर रहे हैं कोविड के हवाले से अमवात की, कोविड के हवाले से पॉजिटिव टेस्ट की। और कल का दिन, परसों का दिन, 2 दिन दहशत भरे दिन रहे कोविड के हवाले से, क्योंकि कल भी मौत हुई, परसों भी मौत हुई, लेकिन कल का दिन किसी न किसी तरह से राहत का दिन था। पॉजिटिव केसेस की तादाद कल 61 थी, परसों 400 थी और आज 400 और 61 में फर्क। और ये फर्क के हवाले से गुफ्त शनीद ना कहें बल्कि बहस शहर में थी, बहस गली नुक्कड़ में थी। पूछ रहे थे, बता रहे थे, चर्चा हो रही थी कि आखिर परसों 300, 400, 500 आए दिन आ रहे थे, फिर 61 पे कैसे आ गया। क्या टेस्ट जो हैं, वो जो रेट ऑफ टेस्ट जो है, वो सीवियरिटी जिसे हम कहते हैं, वो कम हो गई क्या, ये पूछा जा रहा था। या ये भी पूछा जा रहा था कि कुछ हंगामा बरपा हुआ था टेस्ट की क्रेडिबिलिटी पे, कहीं वो तो असर तो नहीं है, उसका असर तो नहीं है कि बात वो निकली कि बात दूर तक चली गई और उसके बाद कहीं न कहीं एहतियात बरती गई। पहले इल्ज़ाम ये भी लगाया गया, पूछा जाने लगा, बहस की जाने लगी, क्या कहीं पहले हेड टेल तो नहीं होता था, एक इधर, 2 उधर, 2 इधर, 3 इधर, कहीं पहले ये तो नहीं हो रहा था। क्योंकि कल जो तादाद आई उसने कई को मौका दिया है बहस करने का, बात करने का टेस्ट के हवाले से। लेकिन कल के दिन पे इसी टेस्ट के साथ साथ रात देर गई, 19 और पॉजिटिव आए। वो उधमपुर ज़िले के थे, मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता थे, 2 डॉक्टर्स हैं और 17 बाकी जो मेडिकल डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं वो हैं। और साफ जाहिर है वहाँ भी उधमपुर जो है वो प्रोन एरिया रहा है। दुनिया मुल्क से जितनी भी जो आ रहे थे, लोग आ रहे थे, वो ट्रेन के ज़रिए जो आ रहे थे, उधमपुर में उन्हें चेक वगैरह हो रहा था, तो बताया जाता है कि कहीं न कहीं ये उधमपुर में ट्रांसमिशन वहाँ से हुआ है। ये टेस्ट की बात जिस पे बहस हो रही है। लेकिन आज दूसरी बहस भी थी, और बहस थी कि कल मार्केट खोला जाएगा, परसों खोला जाएगा, तरसों खोला जाएगा या आज खोला जाएगा, कब खोला जाएगा, ये बहस भी थी। और इसी बहस में आपको याद होगा कल भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताजर बरादरी की मीटिंग हुई, कल भी इस पर बहस की गई और आज भी बहस की गई। और आज की बहस में बताएं आपको कि नतीजा निकला कि फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है। कोविड के हालात कश्मीर में उस तरह के हैं कि फ़िलहाल देखना पड़ेगा। और ज़िला इंतज़ामिया की ताजरों के साथ मीटिंग, और इस मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ तंजीमें जो अंजुमनें हैं ताजर बरादरी की, उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के साथ मीटिंग की। और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी और उसके साथ साथ एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने इसमें मीटिंग में हिस्सा लिया। और बाद में बात मीडिया से भी की। मोहम्मद अनीफ बल्कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, इन्होंने भी बात की, ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने भी बात की और ताजरों ने भी बात की। कुल मिला के नतीजा क्या निकला, ज़रा आप भी सुनिए, देखते हैं क्या बताती है ज़िला इंतज़ामिया। 50% शॉप्स ओपन करने के लिए, तो हमने बड़ी एलाबोरेट डिस्कशन करके इनसे एक सजेशंस भी लिए हैं और सेक्टर वाइज हमने उसको ओपन करने का डिस्कस किया है। जो इनके सजेशन है उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हेल्थ जो कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मेडिकल की तरफ से डिफरेंट सजेशन आए हैं। तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इस पर एक डिसीजन लिया जाएगा। तो प्रेफरेबल यही है कि सेक्टर वाइज ही ओपन किया जाए, ताकि 50% का जो हमारा कैप है वो भी मैनेजेबल रहे। एक आपके पास सिचुएशन अवेलेबल है, आपके सामने है कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं और कितना ट्रांसमिशन है। 54 सिटी में हमारे पास रेड जोन है। हम सिर्फ मार्केट ही की बात नहीं कर सकते हैं, हमें पूरा होलिस्टिक एक व्यू लेने की जरूरत है। और नी जर्क रिएक्शन पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलती कि किसी ने सोशल मीडिया पे क्या क्या दिया उसका रिस्पॉन्स से हम डिसीजन ले लें, ऐसा नहीं होता है। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड भी लिया है। जो थ्योरीज हैं कि भी लाल चौक ओपन होगा, फलां ओपन होगा, वी आर नॉट प्रिवी टू दैट। बट जहां भी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जैसे ऑर्डर निकला हुआ है, जो उसमें परमिसिबल है वही अलो किया जाएगा। स्पेसिफिकली जो हेल्थ की एडवाइजरीज हैं उनको अकाउंट करते हुए, जहां कहीं हमें लगता है कि कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती है, ऐसे जो प्रिवेंटिव मेडिसिन की जो गाइडलाइन है उनकी वायलेशन होती है, तो वहां नहीं हो पाएगी। तो इसमें एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उस किस्म के अगर जो मिस एडवेंचर्स अगर डिस्कशन में हो तो दोज कैन बी अवॉइडेड। तो स्ट्रिक्टली एसओपी के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने अलो किया है वही होगा। शाहिद इकबाल चौधरी, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर, बात हमारे साथ कर रहे थे।
और साफ जाहिर है बात इन दिनों कब मार्केट खोले जाएंगे बात उसी पे थी, और अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सबका आज मुतफ़क्का फैसला। इससे पहले आपको बताता चलूं कि ताजिर अंजुमन ने कुछ राय दी थी, कुछ मशवरा दिया था कि किन किन हालात में किस तरह से मार्केट्स खोले जा सकते हैं। ज़िम्मेदारी की भी उन्होंने बात की कि वो खुद ज़िम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन फ़िलहाल यही फैसला लिया गया कि जान है तो जहान है, अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी का एक पहलू। लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का एक प्रेस नोट आया है, जिस प्रेस नोट में उन्होंने लिखा है, जो टेस्ट के हवाले से टेस्ट की क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल उठाया है, तो उनका यही कहना है कि टेस्ट के हवाले से, क्रेडिबिलिटी के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी टेस्ट होते हैं उनमें ये प्लस माइनस हो जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता। ये यूजुअली टेस्ट में प्लस माइनस होता है, लेकिन इतना बड़ा जो है कहा उन्होंने कि नहीं हो सकता है। और यूजुअली उनके जो प्रेस नोट में हमें बताया गया है कि ये चीज़ हो जाती है कि जो 1 घंटा पहले पॉजिटिव हो उसका वायरल लोड कम हो तो दूसरे में वो नेगेटिव आ सकता है, या नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ सकता है। ये चीज़ें हैं, इसमें बाकी किसी भी गुंजाइश की उन्होंने कहा कि नहीं। और डॉक्टर्स एसोसिएशन ही नहीं बल्कि मुल्क के जाने माने डॉक्टरों ने भी इस हवाले से यही बताया कि टेस्ट में इस तरह का उतार चढ़ाव आता है कि एक टेस्ट एक लैब से लेकर दूसरी लैब तक उसमें वेरिएशन आ जाती है, ग्रेविटी में, उसकी सीवियरिटी में आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव का जो मामला है उस पर यही है कि फॉल्स पॉजिटिव नहीं हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये टेस्ट की बात। लेकिन हम एक और मुद्दे पे बात करेंगे। आज तालीम के मैदान पर भी कश्मीर में मीटिंग हुई। तालीम के मैदान पे पहले अभी भी आई कई सवाल हैं। जम्मू कश्मीर में तालीम का निज़ाम डगर से पटरी से हट चुका है, लेकिन आज कश्मीर में एक और मीटिंग भी हुई सिविल सेक्रेटरीट में, और ये तालीम के निज़ाम पर मीटिंग हुई। मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी इस पूरी खबर पर नज़र रखे हुए थे। सीधा हमारे न्यूज़ डेस्क चलते हैं मीर हिलाल हांजूरी के पास, उनसे जानना चाहेंगे। मीर हिलाल हांजूरी, ज़रा हमें तफसील से बताइए, आज की ये जो मीटिंग थी ये किस रिलेटेड थी, क्या हुआ, इसमें क्या क्या बताया गया इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। चूँकि मीटिंग की तफसीलात के हवाले से आपने जिक्र किया, क्योंकि काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर जो कुछ नुकात सरकार के ज़ेर गौर थे, और ये उसी प्रोसेस का एक हिस्सा था कि आज जो है कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून की सदारत में एक मीटिंग भी मुनक्कद हुई, जिसमें जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ कश्मीर के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने शिरकत की। इसमें कुछ ऑप्शंस भी थे और कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी थे, और जो तालीम के मैदान में जो कुछ नाम थे वो भी आज के इस नशिस्त में शामिल हुए। लेकिन बात यही है कि जैसा कि आपने भी और हमने भी अपने नशियात में पिछले कुछ दिनों से चलाया है कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी पर अब गामजन है, और इस हवाले से सरकार का फोकस जो है ये यही है कि कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन सेक्टर जो है, चाहे हम प्राइवेट या गवर्नमेंट स्तर पर देखते हैं, उस नवियत का नहीं है जो बाकी रियासतों के अंदर है। क्योंकि हर साल तकरीबन एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि जहाँ 12वीं जमात के जो बच्चे हैं तकरीबन 60,000 के आसपास जो 12th पास करते हैं, और उसके अंदर भी हम देखते हैं कि लगभग 15 से 20,000 के करीब जो बच्चे हैं वो बाहर दूसरी रियासतों में फर्दर एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं। तो इस पर सरकार का फोकस है, और सरकार चाहती है कि यहीं पर जो एजुकेशन का जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत से मजबूतर किया जाए, ताकि ये बच्चे भी फिर जम्मू कश्मीर के अंदर ही पढ़ सकें और तालीम हासिल कर सकें। लेकिन बिल्कुल इसके लिए, चूँकि इसके लिए एक बुनियादी ढांचा होना बहुत ज़रूरी है, और सरकारी स्तर पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लूप होल्स है, और क्या वहाँ पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, और इसके साथ साथ मैन पावर या टीचिंग फैकल्टी को लेकर आई रोज़ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एग्जिस्ट है हमारे, इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत ज़रूरी था। तो हिलाल मतलब कश्मीर में कोटा के तर्ज पे प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई है इस मीटिंग में, क्या ऐसा कुछ है या कुछ और है? जी बिल्कुल, इसमें यही कहा गया है, क्योंकि सरकार का नज़रिया भी यही है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स जो है खासतौर पर जिन्हें एजुकेशन में कोई महारत होगी तो वो इसमें आने चाहिए और वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेने चाहिए। प्राइवेट प्लेयर कैसे आएगा ये भी बताइए, और यहाँ के लोग इसमें कहाँ पे शामिल होंगे? बिल्कुल, हम सभी पे बात करते हैं, जैसा कि कुछ तजावीज़ भी रखी गई हैं, और इसमें जो ज़राए के हवाले से हमें खबर मिली है वो यही है कि सरकार इस बात के लिए तैयार है कि जो भी कोई यहाँ पर कोई एजुकेशन का ढांचा, खासतौर पर कॉलेज लेवल का कोई ढांचा खड़ा करना चाहेगा तो उसके लिए 25% जो है उन्हें सब्सिडी दी जाएगी या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। यानी अगर 1 करोड़ रुपए किसी भी ढांचे पर खर्च हो जाएगा तो उसके लिए जो 25% है वो सरकार देगी और वो उन्हें वापस नहीं अदा करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब इसमें एक अहम चीज़ है कि इसमें नेशनल लेवल के लोग आ सकते हैं और सरकार उन्हें बैंकिंग फैसिलिटी के साथ साथ जो लैंड अलॉटमेंट है
उसमें सरकार उन्हें मदद फराहम करेगी। ये बात अहम है कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी अब लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर चाहे एजुकेशन की हम बात करते हैं तो इसमें भी अपना ढांचा वो यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अहम बात ये है कि क्या इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी या इन्हें कोई प्रायोरिटी दी जाएगी, इस पर अभी बात नहीं हुई है और इस पर सरकार का मौक़िफ़ भी अभी सामने नहीं आया है। हिलाल ने बता दिया कि बाहर के जो एजुकेशन प्लेयर्स हैं वो सरकार की एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का हिस्सादार बन सकते हैं, जो मीटिंग हुई उसी वाले से। लेकिन मज़ेदार बात जो आप तक नाज़रीन हम पहुंचाना चाहेंगे, हिलाल ने भी बता दिया कि 25% इंसेंटिव्स मिलेंगे जो बाहर के प्लेयर्स आएंगे, ज़मीन भी मिलेगी जो बाहर के प्लेयर्स आएंगे। हिलाल, कुछ ज़मीन की कीमत वगैरह कि आपके पास क्या खबर है, क्या रखी गई है, कितनी ज़मीन कीमत देनी पड़ेगी, ज़रा देखिए इन चीज़ों पर अभी जो है कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये मॉडलिटीज़ अभी बाद में तय की जाएंगी। फ़िलहाल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासतौर पर जो एजुकेशन के मैदान में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्हीं से सलाह मशवरा, उन्हीं से तजावीज़ जो है वो ली जा रही थी। तो इसमें एक बात ये भी अहम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज तक बहुत सारे लोग यहाँ से जो परस्यू कर चुके हैं कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे हम जमियत अहले हदीस की जो ट्रांस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है उसका जिक्र करेंगे या शेखुल आलम यूनिवर्सिटी जो कि कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर की जन्म से है, और शायद जो सिख तबके से लोगों की उनकी भी एक तजवीज़ थी, शायद जहाँ तक मुझे याद है कि उनकी भी एक तजवीज़ थी कि वो भी चाहते थे यहाँ पर गुरु नानक यूनिवर्सिटी यहाँ पर कायम की जाए। लेकिन इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ ने एक प्रोसीजर जो है काफ़ी तय किया और उनके लिए ज़मीनें भी सरकार ने कहीं ना कहीं मखसूस की थी। लेकिन क्या उन्हें कोई इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि उन्होंने आधा मरहला इस हवाले से पार किया हुआ है? क्या उन्हें अब ये मौका दिया जाएगा कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर कायम करेंगे? तो इस हवाले से भी मुझे लगता है कि उन लोगों को भी आगे आना होगा क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और जम्मू कश्मीर के हवाले से जो करिकुलम होगा और या सिलेबस होगा इसको तय करने के हवाले से भी आज बात हुई है। चूँकि ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को लेकर आज बात नहीं हुई बल्कि ओवरऑल एजुकेशन डेवलपमेंट या सिलेबस से लेकर जो कम्युनिटी स्कूल्स है उस हवाले से भी आज बात हुई है। लेकिन मुख्य तौर पर इन्हीं लोगों से ये राय ली गई है कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी या कॉलेज जो तामीर करने होंगे इसमें बाहर के लोग किस तरह से आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी, मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी खबर पर पूरी नज़र रखे थे। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान कुछ लोगों को एतराज़ात भी हैं इस सारी एजुकेशन पॉलिसी पर। एतराज़ नंबर 1 एतराज़ नंबर 1, पहला एतराज़ ये है कि यहाँ जो बाहर से प्लेयर्स आएंगे उनको इंसेंटिव्स दी जाएंगी। जब भी आप किसी दूसरी स्टेट में बिजनेस करने जाते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों को आपको साथ रख के चलना पड़ता है। वहाँ उनको या पार्टनरशिप हिस्सेदार बनाना पड़ता है या उनके नाम करना होता है। ये हर स्टेट में होता है, हर मुल्क में होता है। तो क्या कश्मीरियों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में? जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ देन इट मीन्स मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, क्या इनके लिए कोई रिजर्वेशन है इस पॉलिसी में? ये एक एतराज़ है। दूसरा एतराज़ नंबर 2, यहाँ पे इनको इंसेंटिव दी जाएगी 25,000, साथ में ज़मीन भी दी जाएगी। और जो खत खाल हैं इस पूरी पॉलिसी के, जो हमें मालूम हुआ है ज़राया से अब तक, अभी तक ये बाहर निकल के नहीं है, उसमें यह है कि 1 लाख रुपया फ़ी कनाल के हिसाब से ज़मीन दी जाएगी। तो साफ जाहिर है जहाँ श्रीनगर में कश्मीर वादी में करोड़ों की ज़मीन है वो 1 लाख रुपए में, सरकारी ज़मीन ही सही लेकिन तो जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, ये 1 लाख रुपए में दी जाने पर कश्मीरी को एतराज़ है। क्यों? इससे पहले भी हमारे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कुछ जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, उन्हें जो ज़मीनें दी गई हैं बहुत कम सस्ती रेट पे दी गई हैं और उसमें कुछ पैरामीटर्स लिखे गए हैं कि उन पैरामीटर्स में वो यहाँ के लोगों को जॉब देंगे, यहाँ के लोगों को जो ये एडमिशन प्रायोरिटीज़ में देंगे। लेकिन सिर्फ बताया गया, वहाँ पर वो प्रैक्टिकली नहीं होता है। आपको बताऊँ, श्रीनगर के कुछ स्कूल जो है, श्रीनगर के लाल चौक का, राजबाग का या बाकी कुछ स्कूल हैं जो बड़े मिशनरी स्कूल अपने आप को कहते हैं, उनको ज़मीनें जो हैं बहुत कम कीमत पे, उनको जो किराया है उस किराए में कहा जा सकता है कि पीनट्स के बदले में उन्हें वो ज़मीनें दी गई हैं। लेकिन न कभी वो किराया रिव्यू किया गया और ना ही उनको साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर अमल आया गया। अब ये बाहर से जो बिज़नेस प्लेयर्स आएंगे, या एजुकेशन प्लेयर्स नहीं होंगे, बिज़नेस प्लेयर्स होंगे, क्योंकि एजुकेशन अब बिज़नेस बना है। तो यहाँ से आम कश्मीरी को क्या फ़ायदा मिलेगा? यहाँ ज़मीन मिलेगी,
यहाँ की ज़मीन दी जाएगी बहुत कम सस्ती रेट में। अगर लाल चौक के एरिया में जो ज़मीन एक प्राइवेट स्कूल को दी गई है, मिशनरी स्कूल को, अगर उस पर सरकार अपना ढांचा खड़ा करती है तो अरबों रुपए की माहाना की इनकम हो सकती है, लेकिन उसको बहुत कम सस्ते दामों में उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दिया गया है। वहाँ से आउटकम कुछ नहीं है। हाँ, एक है आउटकम के हर महीने वालदेन पे एक SMS आ जाता है कि आपकी इतनी फ़ीस देनी है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, हालात की मार हो या कोई मार हो। तो इस पे कश्मीरियों को दो एतराज़ात हैं कि पहले कश्मीरी इसमें कहाँ, जम्मू कश्मीर के लोग इसमें कहाँ फिट हैं, उनको क्या रियायत मिलती हैं, और दूसरा कि उनको ये ज़मीनें सस्ती रेट पे क्यों मिलेंगी। मार्केट अगर बिज़नेस करें तो मार्केट रेट पे उनको ज़मीन मिले, ठीक है। बाकी कुछ उनको जो सरकार के कायदे और कानून है उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो खुद खड़ा अपना क्यों नहीं करें और बिल्कुल कंपटीशन क्यों नहीं करें। और तीसरी बात ये भी कि यहाँ पे बिज़नेस हब बनाना है तो प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन को होनी चाहिए। यहाँ खुद का इन्वेस्टमेंट किया कर जो लोग करना चाहते हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बाहर से जो लोग आएंगे उनका बाद में सोचा जा सकता है। और इस एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर कुछ लोगों को एतराज़ है, और एतराज़ के हवाले से वो कहते हैं कि हम हक बजानिब हैं और उनकी बात हम अरबाब इक़्तिदार तक पॉलिसी बनाने से पहले पहुँचाते हुए ये देखना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं कि वो देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, समझें और सोचें। ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, सोचें और समझें, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़मीनी हक़ाइक़ भी साहिल आपको दिखा रहा है। हमारे साथी जमशेद मलिक लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में थे और आपको आग नज़र आ रही होगी, आग लगी है सरहद पर। ये सरहद पर आग लगी गोलू से है और इसने जंगलात के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले रखा है। ये पुंछ राजौरी के दगवार से लेकर दूसरे सेक्टरों में ये आग लगी है। और ये दौरानी शब जो गोलाबारी हुई, पार से गोला चला, इधर से गोला चला, वो गोली चली, गोला चला, और इस गोले और गोली के से पूरे इस जंगलात के में आग लगी हुई है। और यहाँ पे बड़े पैमाने पर कौमी सरमाए का नुकसान भी हो रहा है। मुसीबत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी बनती जाती है और लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग जो है वो बार बार परेशानी और कसम परसी का आलम से दो चार हो रहे हैं। ये वो तस्वीर हैं जो हमारे साथी जमशेद मलिक ने राजौरी से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज़ में जाकर हासिल किए हैं और वहाँ की सूरत बयान करते हुए जमशेद ने हमें बताया है कि दहशत या खौफनाक मंजर है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों का। ये तस्वीर और इन्हीं तस्वीर के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत, लेकिन आपको नाजरीन बताएं कि आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे श्रीनगर से लाइव नशरियात में। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, क्या है लोगों की राय और क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है आवाम, आप तक हमने पहुंचाया 6:30 बजे। फिर आपसे होगी मुलाकात ग्राउंड रिपोर्ट में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। और आज तक ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन किया मेरे साथी साहिल ने, साहिल के साथ साथ समीर वानी ने, समीर वानी के साथ साथ आबिद कादर ने, और साहिल मामू भी इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहे। फिलहाल आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।